नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। वक्त हो चुका है बड़ी खबरों का। रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। सरकार और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर आरोप लगाया है, कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। स्थानीय विधायक और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की मिलीभगत से कमीशनखोरी की जा रही है। राजेंद्र चौधरी ने यह आरोप लगाया है, निर्माणाधीन सड़कों और नालियों में गुणवत्ता नाम की कोई चीज नहीं है। राजेंद्र चौधरी का यह कहना है, रुड़की में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर कदाचार की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं और साथ ही सरकार और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। स्थानीय विधायक और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की मिलीभगत से कमीशनखोरी का काम किया जा रहा है। निर्माणाधीन सड़कों और नालियों में गुणवत्ता नाम की कोई चीज ही नहीं है, राजेंद्र चौधरी का यह कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे परियोजनाओं पर काम नहीं किया जा रहा है। रुड़की से यह खबर सामने आ रही, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेस जो राजेंद्र चौधरी है, उन्होंने गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं, जहां सड़कों पर जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं। स्थानीय विधायक और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कमीशनखोरी की जा रही है। रुड़की में बुनियादी ढांचे परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सड़क जिस तरीके से उखड़ती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर इन्होंने यह आरोप लगाया है। बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर हो रखे हैं, जिससे आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है, लोगों को खतरा बना हुआ है। इसको लेकर निर्माणाधीन सड़कों पर नालियों में गुणवत्ता की कोई चीज नहीं है, ये राजेंद्र चौधरी का कहना। तस्वीर आप देख सकते हैं, सड़कों के बीच में जिस तरीके से गड्ढे हो रखे हैं, उससे कहीं ना कहीं यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर उन्होंने कमीशनखोरी का आरोप लगाया और साथ ही ये भी कहा कि पीडब्ल्यूडी और स्थानीय विधायक कमीशन लेते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए सड़कों की गुणवत्ता सड़कों में काम नहीं किया जा रहा है। ग्रस्त हैं डॉक्टर साहब। अभी तो सवाल यह है कि जो नई सड़कें बनी हैं, जो अभी पिछले 10-12 दिन पहले जो सड़कें बनी हैं, उनकी इतनी ख़राब क्वालिटी है कि बनने के 8 दिन 7 दिन 10 दिन बाद ही उनमें गड्ढे पड़ गए। उनकी क्वालिटी ख़राब है। मौके पर अधिकारियों ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया और भ्रष्टाचार में लिप्त ये भाजपा की सरकार और विभाग है। ये भाजपा के नेता और अधिकारी ये मिलकर आम जनता के टैक्स के पैसे को लूटने का काम करते हैं। विभाग को जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। जब मैं वहाँ मौके पर गया तो मुझे वहाँ संबंधित अधिकारी कर्मचारी ने बताया कि जिस समय सड़क बन रही थी उसी समय इसमें डबक आ गई थी। अगर ऐसी स्थिति थी जैसा उसने बताया तो उसी समय उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग की जानी थी, उसे सुखाना था, प्रॉपर उसकी प्रेशर से मिट्टी दबाई जाती और फिर उसके ऊपर जो है सड़क बनाई जाती, तो वो शायद ज़्यादा। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि आजमगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर कई सरकारी विभाग डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको आजमगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर कई सरकारी विभाग डिफॉल्टर घोषित होते हुए नजर आ रहे हैं। जिला अस्पताल और बिजली विभाग को घोषित किया गया है डिफॉल्टर। बिजली विभाग पर 2 करोड़ से ज्यादा हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लेने का लगाया गया है, जिसपे जिला अस्पताल का भी 5 लाख से ज्यादा का टैक्स बकाया है। कलेक्ट्रेट भवन, कमिश्नरी और पुलिस विभाग के भी नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। ये बड़ी खबर हम आपको आजमगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर बिजली विभाग पर 2 करोड़ से ज्यादा का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स बकाया है। जिला अस्पताल का भी 5 लाख से ज्यादा का टैक्स बकाया हुआ है और इसी के साथ कलेक्ट्रेट भवन, कमिश्नरी और पुलिस विभाग ने भी के भी नाम जो है इसमें शामिल है। आजमगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कई सरकारी विभाग डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं। जिला अस्पताल और बिजली विभाग को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। बिजली विभाग पर 2 करोड़ से ज्यादा हाउस टैक्स और वाटर टैक्स बकाया है। जिला अस्पताल का भी 5 लाख से ज्यादा टैक्स बकाया हुआ नजर आ रहा है। हमारी करंट डिमांड है, उसमें हमारी बहुत सारे बकाया है, तो उसमें
कुछ ऐसी डिमांड है जिसे जो डिस्प्यूटेड है, जिनके मामले न्यायालय में चल रहे हैं, या कुछ बहुत सारी ऐसी डिमांड है जो तकरीबन जिन्होंने 10 साल 5 साल से बड़े बकायेदार के रूप में बन गए, जिन्होंने अभी पैसा अपना जमा नहीं किया। इसके बावजूद भी पिछले सत्र में हमने पहली बार सभी को हमने डिमांड नोटिस जारी की थी, जितने भी हमारे बड़े बकायेदार थे, छोटे बकायेदार थे, तो उसमें हमने कैटेगरी बनाई थी कि जैसे 10,000 से ऊपर जितने भी बड़े बकायेदार हैं उन्हें हर हाल में डिमांड नोटिस दी जाए, जिससे कि अगर वो करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं जमा कर रहे हैं तो अगले साल उन्हें 12% सरकार के साथ जमा करना पड़ेगा। साथ ही क्या है, उनके ऊपर हम आरसी की कार्रवाई करके भी उनसे हम अपना रेवेन्यू वसूल कर सकते हैं। सर, इसमें कुछ ऐसे भी बड़े बकायेदार हैं जो सरकारी विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ सरकारी विभाग भी ऐसे हैं जो बड़े बकायेदार की सूची में हैं, तो सर ऐसे कौन कौन से विभाग हैं और कितनी बकायेदारी बाकी है? ऐसा है ना कि हमारे नगर क्षेत्र में, हमारी नगर पालिका सीमा क्षेत्र में जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हुआ स्टेट गवर्नमेंट के, हमें सभी से टैक्स वसूलना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं वो उनसे हम सर्विस चार्ज लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं उनसे हम सारा टैक्स लेते हैं। तो इसमें से बड़े बकायेदारों की सूची में है या कहें डिफाल्टर्स की सूची में एक बिजली विभाग है जो हमारे अराउंड 2 करोड़ रुपए हमें उनसे वसूल करना है। इसी तरीके से बहुत सारे और हैं, जैसे सदर हॉस्पिटल है, पिछली बार नहीं आया, और हमारे यहाँ जो पुलिस विभाग है उनमें भी उनका कुछ डिस्प्यूटेड मामला था कि उनकी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उन्होंने हमसे कहा था कि रीअसेसमेंट के लिए, या कहा था कि अगर बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है तो हम टैक्स अभी क्यों दें इसका, तो इस पर मामला चल रहा था। इसी तरीके से कई सारे और डिपार्टमेंट हैं जहाँ से हमें पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन पिछली बार हमने डिमांड नोटिस दी, उसके बावजूद भी पैसा नहीं मिला। अभी सर इन बड़े बकायेदारों से पैसे वसूलने के लिए क्या कठोर कार्रवाई? चलिए प्रयागराज की ओर रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14वीं मंजिल पार्किंग सुविधा का उद्घाटन हो चुका है। इसी के साथ ही हाईकोर्ट परिसर में एडवोकेट चैम्बर का उद्घाटन हुआ है। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवाई शामिल हुए हैं। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम ये उठाया गया है। ये प्रयागराज से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, और इसी के साथ हाईकोर्ट परिसर में एडवोकेट को लेकर कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवाई शामिल हुए हैं। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बढ़ती भीड़ और पार्किंग की समस्या को लेकर नई मल्टी लेवल पार्किंग सुविधा शुरू की जा रही है। ये पार्किंग सैकड़ों वाहनों को समायोजित करने की क्षमता रखती है, जिससे वकीलों, कर्मचारियों और पक्षकारों को काफी राहत मिलने वाली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, CGI गवाई भी पहुंचे और उन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम ये बताया जा रहा है, जहां पर 14वीं मंजिल पार्किंग की सुविधा का उद्घाटन हुआ है। इसके साथ ही हाईकोर्ट परिसर में एडवोकेट चैम्बर का भी उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान शामिल हुए हैं। मऊ की ओर रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, हेट स्पीच मामले में विधायक अब्बास अंसारी दोषी सिद्ध हो चुके हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने धमकी दी थी, अधिकारियों से हिसाब किताब और देख लेने की बात उन्होंने कही थी। शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुना दिया, जहां पर अब्बास अंसारी को दोषी करार दे दिया गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको मऊ से बता रहे हैं, जहां पर हेट स्पीच मामले में विधायक अब्बास अंसारी दोषी सिद्ध हो चुके हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने धमकी दी थी, अधिकारियों से हिसाब किताब और देख लेने की धमकी उन्होंने दी थी। बता दें, मऊ के कोतवाली थाने में यह मामला दर्ज हुआ था, जिसमें अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और अन्य लोगों पर प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी देने का आरोप है। कोर्ट का ये फैसला अब्बास की विधायकी और राजनीतिक करियर को भी प्रभावित कर सकता है। ये बड़ी अपडेट मऊ से सामने आ रही है, जहां पर अब्बास अंसारी दोषी करार हो चुके हैं। अधिकारियों से हिसाब किताब और देख लेने की धमकी उन्होंने दी थी। शहर कोतवाली में इसको लेकर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जमीन में
खूंटा गाड़ने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां मारपीट में शामिल रही। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक हफ्ते पहले भी दो पक्षों में विवाद देखने को मिला था। पीड़िता ने थाने में तहरीर दी है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको फतेहपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर खूंटा गाड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। महिलाएं यहां पर लड़ती झगड़ती हुई नजर आ रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक हफ्ते पहले भी दो पक्षों में इसी तरीके का विवाद देखने को मिला था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर महिलाओं का जो ये गुट है, यहां पर लगातार इनमें मारपीट देखी जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें, जमीन में खूंटा गाड़ने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था और इससे पहले भी इसी तरीके की घटना फतेहपुर से सामने आई थी, जहां पर दो पक्षों के बीच इसी तरीके का विवाद देखने को मिला था। चलिए हमीरपुर की ओर रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। बाल बालाओं के साथ नाचते हुए अवैध तमंचे पर फायरिंग की गई है। बेखौफ तरीके से फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में हवाई फायर करता हुआ एक युवक दिखाई दे रहा है। राठ कोतवाली कस्बे के पठानपुरा का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर तमंचे पर डिस्को का ये वीडियो वायरल हो रहा है और इसी के साथ नाचते गाते हुए अवैध तमंचे पर से फायरिंग की गई, जिसमें बेखौफ तरीके से फायरिंग करने का वीडियो जो अब ये है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में हवाई फायर करते हुए युवक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राठ कोतवाली कस्बे का ये पूरा मामला है, जहां पर बेखौफ होकर तमंचा लहराते हुए युवक नजर आ रहा है। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि हल्द्वानी से है। बता दें, अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें सभी मुख्य आरोपियों को दोषी करार दिया गया और उम्र कैद की सजा भी मिली। ये फैसला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हल्द्वानी में भी आम नागरिकों को लेकर जनप्रतिनिधियों तक सभी ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे न्याय की जीत बताया। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने कहा कि ये फैसला पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने ये भी सवाल उठाया कि वीआईपी का नाम सामने क्यों नहीं आया। उस पे की प्रक्रिया पे और हमारे भारत की न्यायिक प्रक्रिया पे हमारा पूरा भरोसा है। तो जो कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, न्यायपालिका ने अपने अनुसार दी है, संविधान के अनुसार दी है, कानून के अनुसार दी है। फिर भी हमारे हिसाब से इसमें गहरी तहकीकात होनी चाहिए इस पूरे मामले की, क्योंकि जो साक्ष्य प्रमाण मिटाने का कार्य करा गया बिना अनुमति के, आप जहाँ पे एविडेंस है, आपने पूरे रिजॉर्ट पे बुलडोजर चला दिया, आपने सारा सामान गायब कर दिया। आखिर किसकी शय पर हुआ, किसके इशारे पर हुआ? कौन है तथा कथित वीआईपी जिसके इशारे पे और जिसकी पूरी संरक्षण में कार्य हुआ है? ये हमारी मांग है राज्य की सरकार से। तभी हम सीबीआई की मांग करते कि सीबीआई की इसमें जांच क्यों नहीं कराता? क्या सीबीआई, ईडी और ये जो इनकम टैक्स है, ये जो संस्थाएं केवल विपक्ष के नेताओं के लिए बनी है? सत्ता पक्ष में अगर कोई कहीं पे संलिप्त है, उसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या कानूनी व्यवस्था है, क्या न्यायिक व्यवस्था है? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। देखिए, कोर्ट का कोई भी जजमेंट, वो भी एक ऐसी बच्ची के लिए, उसके घर वालों के लिए थोड़ा राहत भरा, थोड़ा सुकून भरा, वो व्यक्ति तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन थोड़ा राहत भरा, थोड़ा सुकून भरा तो है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अभी भी कुछ प्रश्न जो है वो अनुत्तरित हैं कि वो रिजॉर्ट जिसमें वो ठहरी गई थी, साक्ष्य मिटाने के लिए उसको जो तोड़ा गया था, उस पर शायद कोई टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। प्लस ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में बचाव करने का भरसक प्रयास किया उन लोगों का। तो ये भी है, फैसला तो कोर्ट का फैसला है, किसी को सजा कानून के अनुसार मिली, लेकिन जिसे जाना था वो तो चला गया। जिस तरह से लीपापोती कर करके कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की गई, और वो भी देवभूमि के अंदर,
अगर हम इसे देवभूमि कहते हैं तो हमको उस देवभूमि का ये मतलब तो समझ में आना चाहिए, सरकारों को समझ में आना चाहिए कि अगर कहीं पर हम उन दानवों का बचाव करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम में और देवभूमि में और अदेवभूमि में दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। मैं यही बात कह रहा हूं कि बहुत से प्रश्न इस फैसले के अंदर अनुत्तरित हैं। सीबीआई की जांच पूरे उत्तराखंड के लोगों की मांग थी। जब से ये हुआ से लेकर आज तक जो प्रथम फैसला कोर्ट ने दिया है, जिसका भी एनालिसिस होना बाकी है, तब तक लोग उस वीआईपी की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ति ने तो उसको, राजनीतिक शक्ति ने उसको प्रश्रय दिया ही। उस व्यक्ति का नाम अभी तक नहीं खुल पाया। तो इसमें एक दुखद पहलू ये भी है, थोड़ा मरहम जरूर लगा है कोर्ट की तरफ से, लेकिन बाकी जिसने इनको बचाया, इस देवभूमि को कलंकित किया, वो अभी भी सवालों के घेरे में है कई चीज। सत्यता से कहा जाए तो जो पीड़िता थी, उसके परिवारजन थे, आज उसे न्याय मिला है, ये प्रशंसनीय है। और ये हादसा हुआ, ये दुखद घटना हुई, ये निंदनीय था। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर फैसला देर से मिलता है तो वो लगभग फैसला ना आने के समान होता है। फिर भी फैसला आया, लोगों में जितना आक्रोश था वो दूर हुआ। सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड तो काम करता है, न्यायपालिका कहें या अन्य हमारा शासन प्रशासन कहे, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो होता है। एक वीआईपी का नाम जो आज आना चाहिए था वो नहीं आया, ये भी अपने आप में दुखद बात है। हाँ, बिना सीबीआई के फैसला आया और दोषियों को सज़ा मिली, ये सुखद। देखिए, जैसा मैंने बताया कि चीज़ें जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी तो नहीं है। सिस्टम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। कुछ कंपेंसेशन इस बात को लेके भी दिया जाता है कि जो पैरोकारी है वो थोड़ी सी सुस्त पड़ जाए या ढीली पड़ जाए या धीमी पड़ जाए और चीज़ें जो है मुख्य धारा से भिन्न हो जाएं। जो लड़की चली गई वो तो हम पूरा कंपेंसेशन से किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्हें कोई आर्थिक सहायता यदि दी गई है, सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन फिर भी ये भटकाव के रूप में भी देखा जा सकता है। जी, तो देखा आपने अंकिता भंडारी केस के फैसले के बाद जनता ने किस तरीके से प्रतिक्रिया दी है। चलिए आगे अमरोहा की ओर रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, खनन माफियाओं पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान 7 ट्रैक्टर, एक डंपर और एक जेसीबी को सीज कर दिया गया है। साथ ही कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। गजरौला कोतवाली क्षेत्र के बज्रघाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर खनन माफियाओं पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि अमरोहा की है, जहां पर खनन माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने यहां पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान 7 ट्रैक्टर, एक डंपर और एक जेसीबी को सीज कर दिया। कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस की संयुक्त टीम पहुंची और मौके से 7 ट्रैक्टरों और तमाम चीजों को सीज कर दिया है। गजरौला के कोतवाली क्षेत्र के बज्रघाट चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे तहलका डिजिटल 24/7।